नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 करने वाले हैं। और आज की वर्कशीट में हम लोग जैव प्रक्रम को समझेंगे। जैव प्रक्रम कैसे होता है, मतलब कि जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं को चरणशः स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जीवों में पोषण को समझेंगे। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रिया में क्या क्या आती है? तो जीवों द्वारा पोषण ग्रहण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण मतलब हमारे यहाँ जो खून का जो या सामानों का जो आदान प्रदान होता है शरीर के अंदर, उसको परिसंचरण बोलते हैं। वृद्धि, छोटे से बड़ा होना, एवं जनन मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। तो ये सभी मूल जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पोषण पर चर्चा करने वाले हैं कि ये पोषण कैसे होता है। पोषण पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। मतलब कि भोजन ग्रहण करने से लेकर के और हमारे शरीर में किस रूप में इसकी आवश्यकता होती है, उस रूप तक इसको परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण तत्व, पोषक तत्व, पोषण क्या होता है? पोषक तत्व इसका अंग होता है। पोषक तत्व से ही पोषण बना है। तो पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं हमारे लिए, पोषण प्रदान करते हैं। सारे जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो ऊर्जा है या फिर जो विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है उसको प्रदान करते हैं, उसको पोषक तत्व कहलाते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण विधि क्या होती है? पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता होती है। मतलब सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, पदार्थ की आवश्यकता है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। सभी जीवों में एक ही तरीके से पोषण की आपूर्ति नहीं होती है, अलग अलग तरीके से होती है। तो इस पोषण की दो मुख्य विधियां हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण। अब इस पोषण विधि को देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण, नाम से ही ऐसा लग रहा है, स्वपोषी जो अपना पोषण स्वयं करते हो, और विषम पोषी जिनका पोषण दूसरे द्वारा होता हो। तो मतलब कि जो जीव जंतु अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, आप जानते हैं, तो यह स्वपोषी कहलाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं यह क्या करते हैं? पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, दूसरे जीव को मारकर खाते हैं। तो ये सभी विषम पोषी हो गए। तो यहाँ इसको आपके वैज्ञानिक भाषा में लिखा हुआ है कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप। यहाँ देखिए, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना, यह स्वपोषी का काम है। और विषम पोषी पोषण, जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षरण मतलब रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। जैसे हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु स्वपोषण के उदाहरण हो गए, और सभी जंतु, मानव तथा कवक यह विषम पोषी के उदाहरण हो गए। अब कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही पौधों को ऊर्जा मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है पौधों में। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट उपयोग करने के बाद बच जाता है उसका भंडारण होता है, और वह भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपने देखा है कि सभी पेड़ पौधों को या जीवों को वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। उत्पादित ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है।
इस जैविक रासायनिक अभिक्रिया को में ऑक्सीजन एक उत्पाद है जो कि निकलता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलता है और जल भी निकलता है, कुछ वाष्प के रूप में निकलता है। तो इसमें देखिए कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु सूर्य की क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक ग्लूकोज का अणु बनाता है और 6 ऑक्सीजन का अणु और 6 हाइड्रोजन का अणु निकाल देता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जल का अणु निकाल देता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण में 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश। अब इनका काम क्या होता है? एस्टोमेटा द्वारा प्रवेश। कार्बन डाइऑक्साइड एस्टोमेटा द्वारा पौधों में प्रवेश करता है। एस्टोमेटा क्या होता है? तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को ही एस्टोमेटा कहते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाता है। और यह काम क्या करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। और जल कहाँ से आता है? तो जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और जल भी ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में कार्य करता है। अब सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है। हरे पौधों की कोशिकाओं में एक अंग होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णक, हरे रंग का होता है। सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं करता, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है, सोखता है। अब प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण है, इसका स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा स्टेप है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन करना। और उसके बाद तीसरा स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन करना। तो इस तरह से 3 स्टेप होता है इसका। 3 स्टेप में यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है और यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। यहाँ यह बहुत अच्छा चीज़ बता दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे, जो पौधे मरुद्भिद होते हैं, मरुभूमि में उगते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। मतलब कि ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तब उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों की विधि को लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, स्वपोषी एवं विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो स्वपोषी, जो जीव कार्बनिक, यहाँ कार्बनिक होगा, कार्बनिक समझते हैं, कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल इत्यादि। और विषमपोषी, जो जीव जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि एक जीव के रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी जंतु, मानव इत्यादि। अब प्रश्न 2 है कि उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैविक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है। यहाँ देखिए,
6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 1 ग्लूकोज के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 जल के अणु बनाते हैं। यह उसका समीकरण हो गया। और प्रश्न 3 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, यह पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। जल ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में कार्य करता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। अब चौथा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हो क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसलिए आप यहाँ पर क्लोरोफिल भी लिख सकते हो। और पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो आपने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, दूसरा चरण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन, और तीसरा चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन करना। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट जो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।